हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचायत सचिव स्पेशल फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर सीरीज, जिसके अंतर्गत आपको 100 मार्क्स का फुल लेंथ पेपर सॉल्व कराया जाएगा, जो कि बेस्ड होगा आपकी 27 अप्रैल 2025 को होने वाले एग्जाम पैटर्न पर। इसी क्रम में आपकी कल वीडियो में राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित वीडियो चैनल पर अवेलेबल होगी, जिससे संबंधित आपके क्वेश्चनों को डिटेल एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसे निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, इसके विधानमंडल कौन कौन से चेंजेस कर सकता है, आरओ जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, उम्मीदवार होते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, इस तरह के सभी क्वेश्चन आपके बेस्ड आपकी वीडियो अवेलेबल होगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। जब पंचायती राज स्थापित हो जाएगा तब लोकमत भी ऐसे अनेक कार्य करके दिखाएगा जो हिंसा कभी नहीं कर सकती। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये आपका किसका कथन है जिसमें कहा गया है कि पंचायती राज स्थापित हो जाने के बाद लोकमत अनेक ऐसे कार्य करके दिखाएगा जो आपकी वायलेंस यानी हिंसा कभी नहीं कर सकती। ये स्टेटमेंट है आपके ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी जी का। तो आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। महात्मा गांधी जी की एक गांव से प्रशासनिक आपकी एक बुक है, वो आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस बुक से स्टेटमेंट हमेशा आते ही हैं। इन बुक का नाम है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ही ये कहा गया है कि जो आपका भारत है वो किसका देश है? गांव का देश है। ये स्टेटमेंट भी किसके हैं? महात्मा गांधी जी के। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। मध्यकाल में मुगल प्रशासन के दौरान किस प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया? जातिवाद, सामंतवाद, विकल्प 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि मुगल प्रशासन के दौरान किस प्रणाली ने धीरे धीरे ग्रामीण स्वशासन को नष्ट कर दिया? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 1 और 2 दोनों, अर्थात जातिवाद और सामंतवाद दोनों ने ही इसको नष्ट कर दिया। ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? 1/2, 2/3, 1/5, 1/3। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों के होना आवश्यक है, या गणपूर्ति, इसे हम कोरम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 1/5। जबकि बात अगर ग्राम पंचायत की जब आएगी कि ग्राम पंचायत का आपका कोरम कितना होता है, तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है? बदल जाता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ग्राम पंचायत के लिए जो कोरम सदस्य संख्या होती है वो 1/3 होती है, जबकि ग्राम सभा की बैठक के लिए 1/5 होती है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा करना, रोजगार को उपलब्ध कराना, या कृषि उत्पादन में वृद्धि करना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य की बात की जा रही है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। तो जो इसका उद्देश्य है प्राइमरी, वो है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, अर्थात उनको जानकार करना, शिक्षा प्रदान करना कि आपके अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, कैसे अपने लिए पॉलिसीज निर्माण करनी है, जिससे कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत अपने प्रशासनिक और अपने कार्यकारी कार्यों का निर्णय ले पाएँ। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1। किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज को की निष्क्रियता के कारण बिना जड़ घास की संज्ञा दी? BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, तुंगन समिति, या GV राव समिति। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या बोला गया है? पंचायती राज समिति ने जो आपका पंचायती राज है उसे किसकी संज्ञा दी है? आपके बिना जड़ घास की संज्ञा दी है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, GV राव समिति। GV राव समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का गठन हुआ था आपका 1985 में। जबकि BR मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था आपके 1977 में। एक एक को आपको लर्न करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपसे इनका क्रम पूछ लिया जाए कि कब कब ये गठित
की गई हैं? आपकी तुंगन समिति की गई है 1988 में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, GV राव समिति ने आपके पंचायती राज सिस्टम को बिना जड़ घास की संज्ञा दी है। भारत में मंडल पंचायत की स्तुति की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा, संतानम समिति के द्वारा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, सादिक अली समिति के द्वारा। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, यहाँ पे मंडल पंचायत की बात कही गई है, तो ये आपकी स्तुति किसने की है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आने ही आने हैं। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ है आपका 1977 में, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1978 में। इसने अपनी रिपोर्ट में कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो 132 सिफारिशें प्रस्तुत की थी, जिसमें कौन कौन सी सिफारिशें इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए। इन्होंने कहा था कि जो आपका सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए? 2 स्तरीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? 2 स्तरीय प्रशासन की इन्होंने कल्पना की या फिर सिफारिश की थी। और इन्होंने जो जिला है आपका, जिला प्लस मंडल, यानी कौन कौन से होने चाहिए? जिला होना चाहिए और मंडल स्तर पर प्रशासन को करना चाहिए। जिले को ही इन्होंने प्राथमिक माना था। क्या माना था? प्राथमिक माना था। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, अशोक मेहता समिति के द्वारा मंडल पंचायत की स्तुति की गई थी। कौन सुमेलित नहीं है? GV राव समिति 1985, दांतेवाला समिति 1984, LM सिंघवी समिति 1986, तुंगन समिति 1988। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ ले, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, हो सकता है मैचिंग में पूछ ले, जैसे यहाँ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, दांतेवाला समिति का गठन 1984 में ना होकर 1978 में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। जबकि GV राव समिति 1985, ML सिंघवी समिति 1986 और तुंगन समिति 1988 इनका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, क्योंकि इसमें पूछा गया था कि कौन सी सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ध्यान रखना। हो सकता है कि आपसे जो क्रम पूछा जाता है 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में पूछ लिए जाएं। हो सकता है आपसे जो 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम ABCD 1 2 3 करके वो पूछ ले, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अनुच्छेद 243 महिलाओं को आरक्षण, अनुच्छेद 324 राज्य निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग, अनुच्छेद 40 पंचायतों का गठन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अनुच्छेद 324 राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित ना होकर किससे है? आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। जबकि जो आपका राज्य निर्वाचन आयोग है वो किससे संबंधित है? आपका 243 के I और 243 के बाई से। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। वे स्टूडेंट जो आपके वित्त आयोग, केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित वीडियो चाह रहे थे, ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां पर जाकर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। विजयनगर शासन में गांव की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? नाडू, वलनाडु, बेलाग्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि विजयनगर शासन में या फिर संगम शासन में आपकी गांव की सबसे बड़ी जो इकाई है वो क्या थी आपकी? ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा नाडू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। विजयनगर साम्राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को किस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है वो समझ लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उस समय इस व्यवस्था को वहाँ पर कहते थे आयकर व्यवस्था। क्या बोलते थे उस समय? आयकर व्यवस्था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। विजयनगर में शासन की सबसे बड़ी प्रणाली क्या थी या फिर यूनिट क्या थी? वो है नाडू। लेकिन उस समय आपकी जो पंचायती राज व्यवस्था को किस नाम से जानते हैं? आयकर व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। 18वीं लोकसभा में सबसे कम आयु की महिला सांसद कौन बनी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे 18वीं लोकसभा की बात की जा रही है।
सबसे कम आयु की महिला सांसद की बात की जा रही है, ध्यान रखना। ये कौन बनी है? प्रिया सरोज, उमा भारती, कृष्णा गौतमी या प्रावती परिदा। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, प्रिया सरोज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि प्रिया सरोज कहाँ से बिलोंग करती हैं आपकी? ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं। जबकि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। ये 18वीं लोकसभा की सांसद बनी है, जो कि सबसे यंगेस्ट हैं। किस पार्टी से बनी है? तो ये आपकी समाजवादी पार्टी से बनी है। कौन से क्षेत्र से बनी है? ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। ये बनी है एक संसदीय क्षेत्र जिसका नाम है मछली शहर। क्या नाम है? मछली शहर। यहाँ से ये बनी है आपकी सांसद। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे एक, प्रिया सरोज। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा कथन सही है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन आपका सही है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। स्वच्छता सरकार का सर्वप्रथम सिर्फ प्राथमिकता है। इसके लिए देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है, जिसमें हर किसी व्यक्ति की भागीदारी आवश्यक है। कथन एक, कथन दो, कथन एक और दो दोनों, या इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर तीन सही आंसर होगा। उपरोक्त में से दोनों ही कथन क्या है? सही है। स्वच्छता सरकार की सिर्फ एक प्राथमिकता है, इसके लिए देशव्यापी आंदोलन की आवश्यकता है। तो ये कथन क्या है आपका? बिल्कुल सही है। यहाँ पर एक टर्म चेंज कर लेना, ये सिर्फ नहीं है, क्या है आपका? शीर्ष प्राथमिकता है, तब ये क्वेश्चन आपका सही होगा। क्या है? शीर्ष प्राथमिकता है, बिल्कुल ठीक है। और एक आपके जन आंदोलन की आवश्यक है, ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच कितने मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपका ग्राम पंचायत बोल रहा है, समिति बोल रहा है, या फिर ग्राम सभा बोल रहा है। यहाँ पर ग्राम पंचायत की बात की जा रही है कि 2 लगातार बैठकों के बीच में कितने अधिक समय नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 या फिर 1। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 मंथ से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। जबकि आपकी बात करते हैं ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा में कितने से अंतर नहीं होना चाहिए? तो वहाँ पर आपकी 6 मंथ से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए 2 बैठकों के बीच में। जबकि समिति की बात की जाएगी कि समिति में कितना अंतर नहीं होना चाहिए, तो उसमें भी आपके 2 मंथ का गैप से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 2, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है ग्राम पंचायत के बारे में। विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित करना है? देखिए ध्यान से, यहाँ पर पूछा गया है कि विकेंद्रीकृत राज्य व्यवस्था मतलब क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका मूल उद्देश्य क्या है? विकास में लोगों की भागीदारी, बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक गठित करना, बिल्कुल नहीं। वित्तीय संग्रह करना, बिल्कुल नहीं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 3 सही आंसर होगा। तो ऑप्शन कौन सही होगा आपका? कथन 1 और 3। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य किसकी अनुमति के बिना लाइसेंस या फिर पट्टा, यहाँ पे क्या है आपका? पट्टा है, पट्टा आदि वितरित करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, कलेक्टर या खंड विकास अधिकारी। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? कोई भी ग्राम पंचायत या भूमि प्रबंधन समिति का कोई भी सदस्य बिना उसकी अनुमति लिए, अब ये किसकी अनुमति के लिए बात की जा रही है, यही क्वेश्चन है आपका। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 3, कलेक्टर की अनुमति के बिना आप किसी को भी जमीन को पट्टे पे नहीं दे सकते। निम्नलिखित में से कोई व्यक्ति एक साथ किन किन पदों को धारण कर सकता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई एक व्यक्ति है, वो एक साथ में कौन कौन से पद धारण कर सकता है? ग्राम पंचायत का प्रधान और न्याय पंचायत का पंच, एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सदस्य,
ग्राम पंचायत का सदस्य और न्याय पंचायत का पंच, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 पदों को कभी भी स्टेबल नहीं करेगा, नहीं अपने पास रखेगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको 16 डेज के अंतर्गत आपका एक से क्या करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, तब एक पे वो रहेगा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर, मतदान अधिकारी, सहायक निर्वाचन अधिकारी या फिर उम्मीदवार। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4 उम्मीदवार। लेकिन उम्मीदवार को अनुमति लेनी पड़ेगी किसकी? तो अनुमति लेगा अपने निर्वाचन अधिकारी की, रिटर्निंग ऑफिसर की। बात करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है, तो ये इसकी करता है आपका जिला अधिकारी। मतदान अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये रिटर्निंग ऑफिसर करता है, अर्थात निर्वाचन अधिकारी करता है। एक एक पॉइंट को समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति कौन करता है? जिला अधिकारी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। आपके लिए इन्फॉर्मेशन है वो सुन लीजिए। जो आपकी कल वीडियो आने वाली है वो राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित वीडियो अवेलेबल होगी चैनल पर, और उस राज्य निर्वाचन आयोग वाली वीडियो के अंतर्गत आपकी ये सभी जितनी भी पोस्टेड हैं आपके, चाहे वो निर्वाचन अधिकारी हो, मतदान अधिकारी हो, आपका लेखपाल हो, इन सब से संबंधित आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, डिटेल प्रैक्टिस होगी, कहाँ पर कितने बदलाव होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, इस वीडियो के अंतर्गत आपकी सारी चीज़ों को हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल में क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, उम्मीदवार। संविधान के अनुच्छेद 243 के आगे की कोई बात अनुसूचित जातियों के आरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य को लागू नहीं होंगी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले तो बात कर लेते हैं कि जो अनुच्छेद 243 का आगा है वो किससे संबंधित है? आपका आरक्षण से संबंधित है। ये आपका किस राज्य में लागू नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपसे बोला गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1, अरुणाचल प्रदेश में ये लागू नहीं होगा। पंचायतों के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए स्त्रियों हेतु कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए जाते हैं? 1/3, 50%, 2/3 या फिर 55%। पंचायत के तीनों स्तरों पर अध्यक्ष पद के लिए कितने स्त्रियों के हेतु प्रतिशत का आरक्षित करना होता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1/3। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो 243 के आगा में इसका प्रावधान दे रखा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। किसी व्यक्ति के पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए सदस्य होने के लिए निहरता, यानी क्या है आपकी? ये निहरता है आपकी। संबंधी विवाद का अभिनिश्चय कौन कर सकता है? राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, जिला अधिकारी या विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कोई व्यक्ति है सदस्य बनने की निहरता रखता है या नहीं रखता है, कुल मिला के एलिजिबिलिटी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, विधानमंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत राज्यों की विवेकाधीन शक्तियों में शामिल नहीं हैं। देखिए यहाँ पे 2 तरह की शक्तियों का विवरण दिया गया था। किसमें? 73वें संविधान संशोधन में। एक थी आपकी अनिवार्य और दूसरी क्या थी आपकी? विवेकाधीन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि विवेकाधीन शक्तियों में कौन शामिल नहीं है? ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव का माध्यम ये आपका विवेकाधीन के अंतर्गत है, क्योंकि यहाँ पर आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जैसे भी आपका राज्य विधानमंडल डिसाइड करे आप कर सकते हैं, तो ये तो विवेकाधीन के अंतर्गत आएगा। पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण सीट, ये भी विवेकाधीन है, आप बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। सामाजिक न्याय संबंधी योजना है, ये भी है, लेकिन जो कंपलसरी है वो क्या है आपका? राज्य चुनाव आयोग। ये आपका अनिवार्य कैटेगरी में आएगा।
ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। पंचायत के किस आम चुनाव में मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष कर दी गई थी? चौथे पंचायत चुनाव में, पांचवें पंचायती चुनाव में, छठवें पंचायती चुनाव में या फिर सातवें पंचायती चुनाव में? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। किस में कर दी गई? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, पांचवी पंचायती चुनाव में ये आयु कर दी गई। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही आने, ध्यान रखना। बे स्टूडेंट, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत जितनी भी आपकी धाराएं दे रखी हैं 119 और इस तरह के जो प्रावधान दे रखे हैं उनको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायतों की स्थापना कब हुई थी? 7 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1949 या 15 अगस्त 1950? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, 7 दिसंबर 1947। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2004, 25 दिसंबर 2002 या फिर 25 दिसंबर 2000 या 25 दिसंबर 2003? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बनेगा ही बनेगा, वो किसी भी फॉर्म में आपका बन सकता है। यहाँ पर पूछा गया कि शुरुआत कब की गई थी, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 25 दिसंबर 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो उस समय के जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, पहला पॉइंट। अब इसमें जो उद्देश्य इसका क्या था आपका, तो इसमें जो उद्देश्य है वो है आपकी सिटी को किससे कनेक्ट करने के लिए? विलेज से कनेक्ट करने के लिए रोड को बनाना। क्या है? सड़क निर्माण करना था। अब इसमें 2 कैटेगरी थी। एक कैटेगरी थी आपकी मैदानी कैटेगरी। मैदानी क्षेत्र में आपके मिनिमम जो जनसंख्या होनी चाहिए गांव की 500 थी, जबकि पर्वतीय क्षेत्र या जो हिल्स एरिया है वहाँ पर कितनी होनी चाहिए थी सड़क निर्माण के लिए? तो वहाँ पर मिनिमम आपकी 250 होनी चाहिए थी। ये आप लर्न कर लेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पर 3, 25 दिसंबर 2000 को ये स्टार्टिंग की गई है। ग्राम पंचायत की अनुदान वितरण रेंज क्या होती है? 70% से 85%, 40 से 60%, 10 से 25% या 5 से 15%? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत के अनुदान वितरण रेंज की, तो ऑप्शन सही आंसर होगा 70 से 85%। अब बात करते हैं कि सर ये जो अनुदान है उसकी क्या कहानी है। जैसे मान के चलिए कि आपकी जो राज्य है वो 100% पैसा अलॉट करता है आपके किनके लिए? स्थानीय निकायों के लिए। स्थानीय निकायों में आपकी 40% और 60% में डिवाइडेशन हो गया है। अब 40% पैसा दिया जाएगा किनको? जो आपके ग्रामीण स्वशासन के लिए। किसके लिए दिया जाएगा? ग्रामीण के लिए, जो ग्रामीण निकाय हैं उनके लिए, और 60% दिया जाएगा आपके शहरी निकाय के लिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने, इसलिए समझ लेते हैं इसको एक अच्छे तरीके से। अब ये जो 40% पैसा दिया गया है, अब इसको हम 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी होंगी? जिसमें आपके पहले नंबर पे आएगी ग्राम पंचायत, दूसरे नंबर पे क्या आएगी? क्षेत्र पंचायत, और तीसरे पे आएगी आपकी जिला पंचायत। अब ये 40% है, उसकी रेंज क्या है? तो आप ग्राम पंचायत वाले की रेंज है कि 70 से 85% तक इसको देंगे। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। लेकिन 15वें वित्त आयोग की अगर 5वें वित्त आयोग की, राज्य वित्त आयोग की बात करें जिसमें आपका पैसा दिया गया है, तो उसमें आपके 15वें वित्त आयोग या फिर 5वें वित्त आयोग, तो उसमें 70% दिया गया है ग्राम पंचायत को, 15% दिया गया है क्षेत्र पंचायत को, और 15% दिया गया है आपके जिला पंचायत को। तो इस चीज़ को आप लर्न कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम पंचायतों की वितरण रेंज कितनी होगी? तो 70 से लेकर 85%। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत किस घटक में केंद्र सरकार की भागीदारी 100% है? 100% का मतलब क्या है आपका? 100% है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान की बात की जा रही है। राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4, केंद्र शासित प्रदेशों में 100% भागीदारी है। जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कितनी है? ये है आपकी 90 to 10%। जबकि राज्यों में कितनी है? तो ये है 60 to 40%। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने, इसलिए गौर से समझना। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत की संसद करती है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो उस तरह में ध्यान रखना राज्य वित्त आयोग की बात की जा रही है या फिर वित्त आयोग की बात की जा रही है। यहाँ पे वित्त आयोग की बात की जा रही है तो आपका कथन नंबर 1 सही होगा, क्योंकि इनकी योग्यताओं और सदस्यों की निर्धारण कौन करेगा? संसद करेगी। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी क्या स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3। 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। वित्त आयोग के जो विवरण दिया गया वो किस में दिया गया? आर्टिकल नंबर 280 में। राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग से संबंधित ऑलरेडी वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे जाकर देख सकते हैं, डिटेल वीडियो अवेलेबल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उन करों और कर्तव्यों के निर्धारण के सिद्धांतों के बारे में सिफारिश करता है जिन्हें उस विशेष राज्य में पंचायत द्वारा विनियोजित किया जा सकता है? जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग, उस राज्य का वित्त मंत्रालय या राज्य का पंचायती राज मंत्रालय? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। एक ऐसे प्राधिकरण की बात की जा रही है जो राज्यपाल को टैक्स और अपने कर्तव्यों का निर्धारण करने के लिए क्या करता है? सिफारिश करता है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, राज्य वित्त आयोग। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है 243 के आई में। इसके लिए दे रखा है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए, जबकि 243 के वाई दे रखा है, वो दे रखा है आपके शहरी क्षेत्र के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य वित्त आयोग का नहीं है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राज्य वित्त आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की सिफारिश करना, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई धनराशि का उपयोग करना, राज्य संचित निधि से राज्य में स्थित विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों को धनराशि आवंटन करना, राज्य में स्थित विभिन्न नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सुधार में विभिन्न कदम उठाना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेना एक बार वीडियो पॉज करके। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1, क्योंकि राज्य वित्त आयोग का ये कोई भी कार्य नहीं है कि उच्च न्यायालय और न्यायाधीश के वेतन की कटौती की बात की जाए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। ग्राम पंचायत की स्वामित्व या नियंत्रण में स्थित बाजारों, हाटों, यहाँ पे हाट हैं, ठीक है, जो गांव में लगती हैं, जहाँ में पशु वगैरह बेचे जाते हैं, तथा मेलों में बिक्री के लिए सामान प्रदर्शित करने पर किसके द्वारा टैक्स लगाया जा सकता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, ग्राम पंचायत या फिर राज्य सरकार? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में हाटों और मेलों पर बिक्री पर प्रदर्शित करने पर क्या लगा सकती है? टैक्स लगा सकती है। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो आर्टिकल नंबर 243 के एच में इसका प्रावधान दे रखा है, जिसमें कहा गया है कि ग्राम पंचायत कहाँ कहाँ पर आपके टैक्स लगा सकती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उपाय सुझाने हेतु उत्तरदायी है? केंद्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच कौन राजस्व बंटवारे का सुझाव देता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, राज्य वित्त आयोग। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो 243 के आई और बाई में दे रखा है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2।
विदेशी नागरिकों से संबंधित जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण कौन करता है? संबंधित दूतावास, स्थानीय रजिस्ट्रार, स्थानीय सांसद या फिर स्थानीय जिलाधिकारी। यहाँ पर रजिस्ट्रार वर्ड है, क्या है आपका? रजिस्ट्रार है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। जैसे मान के चलिए कोई विदेशी नागरिक है, आगरा घूमने आए हैं। कहाँ पर घूमने आए हैं? आगरा घूमने आए हैं। बाई चांस इनकी तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है और इनकी क्या हो जाती है? डेथ, या फिर उनके जो बेबी वगैरह हैं वो हो जाते हैं। अब इनकी इन्फॉर्मेशन को कौन रजिस्टर्ड करेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, स्थानीय रजिस्ट्रार। जो आगरा का रजिस्ट्रार होगा, जिस क्षेत्र में आपके जो विदेशी घूम रहे हैं वही आपका रजिस्ट्रीकरण करेगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फैक्ट ऐसे क्वेश्चन के आएंगे ही आएंगे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। सामान्यतः कितने दिनों के भीतर जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं का पंजीकरण होना आवश्यक है? क्या है यहाँ पे? कितने दिनों के अंतर्गत जन्म और मृत्यु की घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण होना आवश्यक है? 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर 6 माह। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, 21 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए। लेकिन अगर मान के चलिए कि 21 दिन के बाद अगर आप रजिस्ट्रीकेशन कराते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा? विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा। अब विलम्ब शुल्क से संबंधित कौन सी धारा है? इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी टाइम आए हुए हैं। तो धारा 13 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आप जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की डिटेल वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें धाराओं को और प्रावधानों को अच्छे से समझाया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आप UPSSC BPO प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर आंसर सही आंसर होगा 21 दिन। राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य है? ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने का पोर्टल, स्थानीय चुनाव में जागरूकता, विकल्प 1 और 2 दोनों, या फिर इस बात की सूचना देना कि स्थानीय निकाय द्वारा कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल का कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर सही होगा 4, जिसमें इस बात का प्रावधान है कि आपके स्थानीय निकाय का कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। CSC डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शामिल विजन है। देखिए यहाँ पे क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत क्या विजन शामिल है? प्रत्येक नागरिक के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का एक उपयोगिता के रूप में, मांग पर शासन एवं सेवाएं, नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो। नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोगिता से संबंधित आपको बढ़ावा देना है, उनकी डिमांड पर शासन और सेवाएं कैसे की जानी है, और उनको डिजिटलाइजेशन की तरफ आगे मूवमेंट कराना है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब शुरू की गई थी? 2006, 2008, 2012 या फिर 2014। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 1 सही 2006 में। लेकिन जो वर्तमान में कौन सी योजना चल रही है? तो वो चल रही है कॉमन सर्विस सेंटर 2.0, जिसकी शुरुआत हुई है कब? 2015 में, जिसके तहत आपका टारगेट किया गया था कि 2019 तक प्रत्येक गांव में मिनिमम एक कॉमन सर्विस सेंटर ओपन करने का लक्ष्य रखा गया था। किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर योजना 2.0 स्टार्टिंग की गई थी 2015 में। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना 2006 में प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से लागू हुई है? 2 फरवरी 2006, 2 मार्च 2006, 2 अप्रैल 2006 या फिर 2 मई 2006। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब से लागू की गई है। इस तरह से आप क्वेश्चन में बाई चांस मिस्टेक हो जाए तो जो आपका अंग्रेजी वर्जन है आपके पेपर का, आप उसे भी देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको ईजिली मिल जाएगा कि नरेगा की शुरुआत कब की गई है, क्योंकि हमने कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ा हुआ है। तो नरेगा की शुरुआत की गई है आपकी 2 फरवरी 2006 में।
जबकि नरेगा का नाम मनरेगा कब हो गया था, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपके कई बार क्वेश्चन आते हैं। स्टार्ट हुआ है 2 फरवरी 2006 को, जबकि इसका नाम चेंज हो गया था 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं वो समझ लीजिए। इसके अंतर्गत आपके 100 डेज का वर्क दिया जाता है, जो भी अकुशल या ग्रामीण व्यक्ति आपका वर्क मांगता है उसको। आई रिपीट अगेन, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इसमें 150 दिन हो गए हैं, 150 दिन हो गए हैं। ध्यान रखिए, ये किसी भी 2000 जो आपके बजट आए हुए हैं वो अभी अलाउड नहीं किया गया, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है 100 डेज़ वाला। क्या है आपका जो 100 डेज़ आप कहते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा तब हम रेगुलेटरी मानते हैं, क्योंकि जो केंद्र सरकार ने ये किस पे डिपेंड छोड़ रखा है, वो राज्यों पर छोड़ रखा है। तो जिस राज्य में जैसा होगा वो वहाँ के अकॉर्डिंग आएगा। ये जो आपका 100 डेज है वो आपका ओल्ड है, क्या है आपका सेंटर के द्वारा है, ये क्या है सेंटर के द्वारा है, तो आप इस पर कन्फ्यूज ना हो। लेकिन अगर कहीं पे आपके कैसे क्षेत्र हैं, ड्राई क्षेत्र हैं, ड्राई रीजन है, जैसे सूखे वगैरह के क्षेत्र, तो वहाँ पर आपके इम्प्लीमेंटेशन रेगुलेटरी बेस पे आपका 150 डेज है। इस बात को आप ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 2 फरवरी 2006 में इसको प्रारंभ किया गया। स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक शिक्षाप्रद है, यह कथन किसका है? लास्की, महात्मा गांधी जी, लॉर्ड ब्राइस या गिल क्राइस्ट? क्वेश्चन को ध्यान से समझ लो, क्योंकि इस तरह के कथन वाले स्टेटमेंट क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। स्थानीय स्वशासन की संस्था सरकार के किसी अन्य भाग की अपेक्षा अधिक एजुकेटेड है, शिक्षाप्रद है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा लास्की का। जन सेवा केंद्र योजना को कब बंद कर दिया गया था? मार्च 2017, मार्च 2018, मार्च 2017 या फिर जनवरी 2018? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जन सेवा केंद्र की बात की जा रही है, कॉमन सर्विस सेंटर की बात की जा रही है। कब इस योजना को बंद कर दिया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। मार्च 2017 में इसको बंद कर दिया गया है। किसको? जन सेवा केंद्र योजना को। ग्राम पंचायत में चल रही कॉमन सर्विस सेंटर की मॉनिटरिंग कौन करेगा? बीपीओ, बीडीओ, डीपीआरओ या फिर पीडीआरओ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं आपके चलाए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण या मॉनिटरिंग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा डीपीआरओ। डीपीआरओ की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यहाँ पर ये होगी आपकी डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। ये आपका क्या करेगा? मॉनिटरिंग करेगा। जबकि कॉमन सर्विस सेंटर ओपन कब हुए हैं? जबकि इसकी जो स्टार्टिंग अभी चल रही है योजना, वो चल रही है 2015 से। कौन सी है? कॉमन सर्विस सेंटर 2.0। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर अपलोड किया जाता है? कृषि मंत्रालय, ग्राम विकास मंत्रालय, ई ग्राम स्वराज या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय वेबसाइट? यानी ग्राम पंचायत सचिवालय द्वारा ग्राम पंचायत में किए जा रहे कार्यों का विवरण किस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर। लेकिन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये बीपीओ के द्वारा किया जाता है, विलेज पंचायत ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत सहायक, खंड प्रमुख या फिर खंड विकास समिति सदस्य? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे बोला गया कि ग्राम पंचायत के कार्यों के विवरण को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, ग्राम पंचायत सहायक की जिम्मेदारी होगी इनके विवरणों को सुरक्षित रखने की। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका यहाँ पे 2। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान किसके तहत एक स्वायत्त संगठन है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर बोला गया कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था है किसके तहत एक स्वायत्त संगठन है?
तो ऑप्शन सही आंसर होगा 1 केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायत के लिए आवश्यक तथा वाणिज्य निर्माण के लिए निविदा कितने दिनों में जारी करने की समय सीमा है? 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपका एनओसी चाहिए वाणिज्य निर्माण के लिए, तो ग्राम पंचायत कितने दिनों में उसको एनओसी या निविदा प्रदान कर देगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 30 दिन के अंतर्गत। ग्राम पंचायत तो नागरिक चार्टर तैयार करने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता। प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। प्रत्येक सेवा की समय सीमा पर विचार करना, पंचायत सचिव संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों की राय लेना, समय सीमा पर विचार करना या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपसे बोला गया है कि ग्राम पंचायत चार्टर में तैयार करने प्रक्रिया में कौन सा शामिल नहीं है, मतलब स्टेटमेंट आपका सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, वह किस नाम से जाना जाता है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण पेयजल योजना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस नाम से जाना जाता है? अब दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। टोटली जो इसका पूरा नाम होता है वो होगा आपका DAYNRLM, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के नाम से इसको टोटली जाना जाता है। अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। जल जीवन मिशन के तहत यह धनराशि से पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी राज्यों को कितना प्रतिशत योगदान केंद्रीकृत है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जल जीवन मिशन के बारे में। क्या पूछा गया है? जो पर्वतीय एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं उनको कितने प्रतिशत की शेयरिंग है? 90-10, 50-50, 75-25, 60-40। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 90-10। क्या है? पर्वतीय एवं उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी आपकी 15 अगस्त 2019 को। इसके अंतर्गत आपका जो लक्ष्य रखा गया था, क्या रखा गया था? 100% वाटर कनेक्टिविटी, यानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो उपलब्ध कराना। किनको? जो ग्रामीण लोग हैं उनको उनके कनेक्शन, यानी जो नल कनेक्शन के द्वारा उनको वाटर प्रदान करना है, इसका लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति को कितने लीटर पानी मिलना चाहिए? तो 55 लीटर पानी मिलना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर अंडर द जल जीवन मिशन। इम्पोर्टेंट इसके लिए ये पॉइंट है क्योंकि इसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपकी डेट को बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? अब कर दिया गया है 2028 तक एक्सपेंडेशन कर दिया गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1:90:10 रेशियो। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखना, जब लेखपाल 2022 में एग्जाम हुआ था तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। 23 में भी पूछे गए थे कि आपकी शॉर्ट फॉर्म में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बोला गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो नरेगा 2 फरवरी 2006, PMGSSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000, JRY 1988 या PKVY 1 अप्रैल 2015। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, क्योंकि पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है। तो जवाहर रोजगार योजना आपकी 1989 में स्टार्ट हुई है, ना कि 88 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। जबकि नरेगा 2 फरवरी 2006 में स्टार्ट हुआ था, जबकि नाम परिवर्तन कर दिया इसका 2 अक्टूबर 2009 में। क्या नाम कर दिया गया था? मनरेगा। कैसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, एक एक पॉइंट आपको लर्न होना चाहिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2020, 2018, 2019 या 2021? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 2019। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्योंकि 2019 में इसको क्या किया गया है, शुभारंभ किया गया है। क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर इसका 2018 आंसर होगा, लेकिन जब इसको प्रधानमंत्री जी ने इसको शुभारंभ किया था, कब किया था? 24 फरवरी 2019 को लॉन्च हुई थी इस दिन। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि ये जो लागू की जाएगी वो 1 दिसंबर 2018 से लागू की जाएगी। तो जब टर्म आए आपका लागू होने का, तो आप आंसर टिक करेंगे 1 दिसंबर 2018, लेकिन शुभारंभ किया गया है 24 फरवरी 2019 को। कहाँ से प्रारंभ की गई है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये गोरखपुर से स्टार्ट हुई है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है। किसके द्वारा की गई थी? मोदी जी के द्वारा। इस योजना के अंतर्गत आपके 2,000 रुपये की 3 किस्तें दी जाती हैं। किनको? यानी मल्टीप्लाई 3 = 6,000 रुपीज़ आपके गरीब जो आपके किसान होते हैं उनको दी जाती है, फार्मर्स को दी जाती है। इसके अंतर्गत उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 24 फरवरी 2019। कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया। भोजन की गारंटी देने वाला भारत प्रथम राष्ट्र है। देश की 2/3 आबादी को भोजन प्रदान करना है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपके दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से संबंधित हैं। आपके अधिसूचित कब किया गया? 10 सितंबर 2013 को, बिल्कुल ठीक है। भोजन की गारंटी देने वाला भारत प्रथम राष्ट्र है, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। देश की जो टोटल आबादी का 2/3 आबादी को इस मिशन के अंतर्गत आपको कवर करना है, ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी समझ लीजिए। इसके अंतर्गत जो भोजन देने का आपको गारंटी दी है, जिसमें ग्रामीण की कितनी जनसंख्या कवर की जाएगी? तो 75% जनसंख्या आपकी ग्रामीण कवर की जाएगी। जबकि शहरी कितनी की जाएगी? तो शहर की जाएगी आपकी 50%। टोटल की जाएगी आपकी 2/3 अर्थात 67.7%। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई? 15 सितंबर 2014, 15 जुलाई 2015, 22 जनवरी 2015 या फिर 28 जून 2016? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब प्रारंभ की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, 22 जनवरी 2015 को। कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है आपके हरियाणा राज्य से। किसके द्वारा की गई थी? तो मोदी जी के द्वारा इसको इनॉर्गेट किया गया था, शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था आपका जेंडर इक्वलिटी। क्या है आपका? जेंडर इक्वलिटी। दूसरा इसका मोटिव क्या था? तो दूसरा मोटिव था जो बच्चियों की भ्रूण हत्या है उनको कम करना। क्या है? भ्रूण हत्या को रोकना, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे क्या था आपकी कि गर्ल्स रेशियो को क्या करना है? इंक्रीज करना था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3, 22 जनवरी 2015 को ये प्रारंभ की गई। पेरू लाओ पैसे पाओ योजना किस राज्य की योजना है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कब पूछा गया था? जो आपका यूपीपीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ है आपका 2024 का, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि पेरोल लाओ पेरोल पाओ योजना से संबंधित कौन से कथन सही थे। वहाँ पूछा गया था, 2 कथन दे रखे थे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये कौन से राज्य की योजनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2, उत्तराखंड की। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य था
जंगल की आग को रोकना। क्या है? जो जंगल में आग लगती है उसको रोकना। अब पेरोल लाओ पैसों पाओ के संबंधित क्या है? जो पेरोल होती है क्या है समझ लीजिए। पेरोल आपकी ड्राई लीव्स होती हैं। क्या होती हैं? ड्राई लीव्स होती हैं, सूखी पत्तियां होती हैं जो कि जंगल में आग लगने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि आप पेरोल को इकट्ठा करो और वहाँ पर लेके आओ, आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2, उत्तराखंड सरकार की ये योजना है। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक आयोजित करना सरपंच का कर्तव्य है? 1, 2, 3 या 4? तो यहाँ पे ध्यान से समझना। प्रतिवर्ष ग्राम सभा की कम से कम कितनी बैठक आयोजित की जाएंगी? तो 2 की जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। कब कब की जाती हैं? तो 1 की जाती है आपकी खरीफ की फसल के बाद, और दूसरी की जाती है आपकी रबी की फसल के बाद में। लेकिन वहीं आपकी ग्राम पंचायत की बात की जाएगी, वो कब की जाती हैं? तो उनकी की जाती है आपकी पर मंथ। क्या है? बैठक पर मंथ की जाएगी, ध्यान रखना। इसी तरह से कोई भी आपकी समिति होती है उसकी भी पर मंथ आपकी बैठक होनी चाहिए। मिनिमम 1 तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा कितनी भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट मिनिमम 1 तो होनी चाहिए। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। कौन सम्मिलित नहीं है? इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं, ध्यान रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सम्मिलित नहीं है। DPAP 1973 पूरा 15 अगस्त 2005, PMGSY 25 दिसंबर 2000, या फिर IA 1985। इस तरह के क्वेश्चन तभी आप सॉर्ट आउट कर पाओगे जब इनकी आपको फुल फॉर्म पता होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है आपका पहला है DPAP, मतलब ड्राई प्रोग्राम से रिलेटेड है। ये बिल्कुल ठीक है आंसर आपका। जबकि जो पूरा प्रोग्राम है आपका कब प्रारंभ हुआ है? 15 अगस्त 2003 को प्रारंभ हुआ था, ना कि 2005 को। किन के द्वारा किया गया था? तो ये इसके लिए स्टार्ट करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय। लेकिन रेफरेंस किन का दिया गया है? तो उन्होंने दिया था आपके APJ अब्दुल कलाम का नाम आता है इसके लिए। किनका आता है? APJ अब्दुल कलाम सर का नाम आता है, ध्यान रखना। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये किसके रेफरेंस में स्टार्ट किया गया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने। दूसरा आपका PMGSSY जो योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट की गई। इंदिरा गांधी आवास योजना है, ध्यान रखना। ये क्या है? इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 में। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। पूरा योजना आपकी 15 अगस्त 2003 को प्रारंभ की गई थी, ना कि 2005 को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया? हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन, या इनमें से कोई नहीं? जब भी महात्मा गांधी जी की बात की जाएगी, उनका जो टाइटल नेम है क्या है? राष्ट्रपिता है। इनकी पुस्तक की बात की जाएगी और उसमें रेफरेंस दिया जाएगा किसका? ग्रामीण अर्थव्यवस्था का, ग्रामीण स्वराज का, ग्रामीण पंचायतों का। तो ये एक ही बुक उन्होंने लिखी है, वो है हिंद स्वराज। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। पंचायतों को आधुनिक आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है तकनीकी मदद से, वित्तीय मदद से, 1 और 2 दोनों, या उनमें से कोई नहीं? तो आधुनिक जो आत्मनिर्भर बनाना है पंचायतों को, वो दोनों ही सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों। पंचायत के लिए सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति हेतु केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर कितनी संकल्पना को चिंतित किया है? देखिए ध्यान से, यहाँ पे जब भी SDG की बात की जाएगी, ये लक्ष्य नहीं है, क्या है आपका? गोल्स हैं, लक्ष्य है। जब भी SDG की बात की जाएगी तो पंचायत सरकारों, राज्य सरकारों ने कितनी संकल्पनाओं को चिन्हित किया है? 8, 10, 12 या 9? तो ऑप्शन सही आंसर होगा 4। 9 संकल्पनाओं को इसमें इंक्लूड किया गया है। वो कौन कौन सी संकल्पनाएं हैं? जैसे आपका SDG 1 किससे संबंधित है? आपका SDG 1 संबंधित है आपका नो पावर्टी, मतलब कोई भी व्यक्ति क्या होगा? गरीब नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है? SDG 2 है आपकी
नो हंगर। इसी तरह से आपके 9 सब्जेक्टों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिनका टारगेट है 2023 तक अचीव करना, ठीक है ना। क्योंकि इनकी शुरुआत कब की गई थी, तो 2015 में लगभग आपके 17 SDG को गोल बनाया गया था, जिसमें से 9 को इंक्लूड किया गया है किन के लिए, आपकी ग्राम पंचायतों के साथ में पूरा करने के लिए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। ग्राम सभा द्वारा किन कृतियों का संपादन किया जाता है, यानी यहाँ पर कृतियाँ या फिर कृत्य समझ लीजिए एक ही बात है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान जुटाना, बिल्कुल ठीक है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं को कार्य बयान के लिए हितधारी पहचान करना, बिल्कुल ठीक है। ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता पूर्ण पहुंचाना, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। स्टेटमेंट को फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि जो ग्राम सभा होती है कौन से कृत्यों को संपादन किया जाता है उसके तहत, तो देखिए ध्यान से, सामुदायिक कल्याण के लिए क्या है, श्रम और अंशदान जुटाती है, बिल्कुल ठीक है। योजनाओं को बयान हितकारी, जो आपके कौन व्यक्ति इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन व्यक्ति को कौन सी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, ये सब जुटाती है। इसी तरह से आपकी जो योजनाओं को कार्यान्वयन में भी हेल्प करती है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 2023 में क्या प्रावधान है, शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश, मतदाताओं सूची तैयार करना, सरकारी नौकरियों की नियुक्ति या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4। जन्म मृत्यु पंजीकरण यहाँ पे विधायक नहीं है, क्या है, विधेयक है, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4। सांसद आदर्श ग्राम योजना में प्रावधान है, प्रत्येक सांसद सदस्य एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, प्रत्येक संसद सदस्य एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को गोद लेगा, प्रत्येक विधायक एक ग्राम पंचायत को गोद लेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सांसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसमें कहा गया था कि आपके प्रत्येक एक संसद सदस्य एक ग्राम को क्या लेगा, गोद लेगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो 11 अक्टूबर 2014 को इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिसमें प्रावधान किया गया था कि जब आपके 2014 में लिए गए थे, एक ग्राम को आपका सांसद क्या करेगा, गोद लेगा और उसको डेवलप करेगा। 2019 तक कितने ग्रामों को लेना था, 3 को। 2024 तक कितने ग्रामों को लेना था, 8 ग्रामों को आदर्श में कन्वर्ट करना था। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। ग्राम सभा की बैठकों में किसी संकल्प के पक्ष या विपक्ष में पड़े मतों का रिकॉर्ड कौन रखता है, ग्राम प्रधान, ग्राम सभा सदस्य, ग्राम द्वारा नामित कोई भी अन्य व्यक्ति या ग्राम पंचायत अधिकारी। यानी जब आपकी बैठक की जा रही है ग्राम सभा की, उसके अंतर्गत कितने वोट पक्ष में पड़े हैं, कितने विपक्ष में पड़े हैं, इनका रिकॉर्ड कौन रखता है, तो ऑप्शन सही आंसर होगा ग्राम पंचायत अधिकारी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में पंचायत की संरचना के बारे में बात की गई है। यहाँ पे ध्यान से समझो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़ना है और उसमें देखना है कि किसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे बात की गई है पंचायत की संरचना से संबंधित। 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी या 243 का डी। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे आपका 3, अनुच्छेद नंबर 243 के सी में संरचना की बात की गई है। सी फॉर क्या हो जाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ही क्या होता है, आपकी संरचना होती है। जबकि डी किससे संबंधित है, आपका डिस्काउंट अर्थात आरक्षण से संबंधित है। और ऐसे ही आपका बी किससे संबंधित है, जो ये आपके पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, जिलाधिकारी, राज्य सरकार, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो यहाँ पे देखिए, निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, जिसे हम रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा 1, जिला अधिकारी के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है, तो ये सरकार करती है। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखना। ये जो सभी आपके टॉपिक है, चाहे वो रिटर्निंग ऑफिसर हो, ARO हो, कोई भी व्यक्ति है, ये जो सभी टॉपिक्स हैं वो किस में आते हैं, राज्य
निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आएंगे। तो इससे संबंधित है डेडिकेटेड आपकी जो 243 का आई है और क्या है बाई है। इससे संबंधित आपकी वीडियो कल अवेलेबल होगी चैनल पर। आप उसको देखने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा वो जिलाधिकारी होगा, क्योंकि जिलाधिकारी के द्वारा ही निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किया जा सकता है? पंचायत विघटन के तारीख से 6 महीने, पंचायत विघटन की तारीख से 12 महीने, पंचायत की विघटन तारीख से 2 महीने या पंचायत की विघटन की तारीख से 1 महीने। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। जब पंचायत को विघटन कर दिया जाता है तो कितनी दिनों के या कितने समय के भीतर चुनाव आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन सही आंसर होगा विघटन की तारीख से 6 महीने के अंतर्गत। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? मान के चलिए कि कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद क्या हो गई? पंचायत विघटित हो गई। क्या हो गई? विघटित हो गई। तो रिमेनिंग कितना बचेगा? 3 वर्ष के लिए बचेगा। तो इसके लिए चुनाव पॉसिबल होगा, ध्यान रखो, ठीक है ना। तो रिमेनिंग 3 वर्ष के लिए ही होगा। कितना होगा? 3 वर्ष के लिए ही होगा। लेकिन बाई चांस आपका मान के चलिए कि 4.8 ईयर्स यानी 4 वर्ष 8 महीने बाद आपका विघटन होता है। क्या है? विघटन होता है। तो कितने रिमेनिंग रह जाएंगे? ओनली 4 मंथ रिमेनिंग रह जाएंगे। तो इस केस में आपका कोई भी इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? स्थानीय बाजारों की स्थापना और रखरखाव, इंटरमीडिएट स्कूल की स्थापना करना, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, गांव की गलियों की रोशनी। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत का जो कार्य नहीं है, ऑप्शन सही आंसर होगा 2, इंटरमीडिएट स्कूल की स्थापना करना। अब ग्राम पंचायतों के कौन कौन से कार्य हैं वो दे रखे हैं आपको 243 के जी में। ये कौन कौन से कार्य हैं, कितने कार्य हैं, ये आपका दे रखा है अनुसूची नंबर 11 में। कितने कार्य दे रखे हैं? 29 कार्य इसमें दे रखे हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में कितनी स्तरीय सरकारी प्रणाली है? त्रिस्तरीय, चतुर्थ स्तरीय, द्वितीय स्तरीय या फिर एकल स्तरीय? तो आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन के द्वारा कितने स्तरीय सरकारी प्रणाली है? यहाँ पे सरकारी नहीं है, क्या है ये? शासन प्रणाली है। क्या है? शासन वर्ड है यहाँ पे। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे एक त्रिस्तरीय। ये आपके 73वें 74वें जो आपके संविधान संशोधन है। 73वां संविधान संशोधन आपका संबंधित है ग्रामीण शासन से, जबकि जो 74वां संविधान संशोधन है वो किससे है? आपका शहरी स्वशासन से। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे एक त्रिस्तरीय। कब हुए थे ये? तो 1992 में आपके ये आए थे। इनको लागू कर दिया था आपका 24 अप्रैल 1993 को। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट, मदरबोर्ड, प्रोसेसर या फिर माइक्रोचिप? ध्यान से समझना, जब भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन होते हैं, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, मदरबोर्ड। दूरसंचार अधिनियम 2023 को राष्ट्रपति ने अनुमति कब प्रदान की? 24 नवंबर 2023, 24 दिसंबर 2023, 25 दिसंबर 2023 या 25 दिसंबर 2024? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 24 दिसंबर 2013 को 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति महोदय जी ने क्या कर दिया? अनुमति प्रदान कर दी थी। कौन से को? दूरसंचार अधिनियम 2023 को। जबकि भारत में कब से लागू हो गया ये? तो ये लागू हुआ है आपका 5 जुलाई 2024 से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि ये अधिनियम है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2।
माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मल भी है, 90% बच्चों को पता ही होगा कि माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। सिलिकॉन, ड्यूरेलिमिन, इस्पात या टंगस्टन। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। तो जब भी बेंगलुरु का क्वेश्चन आएगा तो इसको बेंगलुरु को किसकी संज्ञा दी जाती है? सिलिकॉन वैली की संज्ञा दी जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 सिलिकॉन का बना होता है। सिलिकॉन क्या होती है? तो ये आपकी सेमीकंडक्टर है। क्या है आपका? सेमीकंडक्टर है। इस बात को और ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 1। 3-4 जुलाई 2024 को वैश्विक इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर या फिर मुंबई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एआई से संबंधित क्वेश्चन है और एआई आपके सिलेबस में मेंशन है। तो उसके द्वारा वैश्विक बैठक होती है इंडिया में। वैश्विक इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब हुआ है? 3 से 4 जुलाई 2024 में। इम्पोर्टेंट ये कि कहाँ पर हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2 नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ पर हुआ है? तो एक बिल्डिंग है जिसका नाम है भारत मंडपम। क्या नाम है? भारत मंडपम। तो यहाँ पर इसकी बैठक का आयोजन हुआ था। आयोजनकर्ता कौन थे या फिर आयोजनकर्ता कौन थे? तो ये आयोजनकर्ता आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MEITY कहते हैं। ध्यान रखना इस बात का। इसके अंतर्गत आपका एक दिवस को अनाउंस किया गया था, जो कि आपका इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप लर्न करना ही करना है, क्योंकि 16 जुलाई आप डेट मेंशन कर लीजिए। ये क्वेश्चन 100% आने के चांस होंगे। 16 जुलाई को हम AI दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? AI प्रशंसा दिवस। तो यहाँ पर इस चीज़ को याद करना है, AI प्रशंसा दिवस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका आ सकता है क्योंकि ये अनाउंस किया गया है इंडियन सरकार के द्वारा, भारतीय सरकार के द्वारा। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2 नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। BCC की पूर्ण रूप क्या है? ब्लाइंड कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉमन कॉपी या फिर बेसिक कार्बन कॉपी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर BCC की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये आपका ईमेल, जब आप कोई आपके पास जो ईमेल होता है, जैसे अपन इजीली जीमेल कहते हैं, उसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो CC आता है, दूसरा आपका BCC आता है। तो आपका जो CC आता है वो कार्बन कॉपी होता है, जबकि जो BCC होगा वो क्या होगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य नहीं है। देखिए ध्यान से समझना, AI से क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपका। मशीनों में मानव बुद्धिमत्ता कार्यान्वित करना, ऐसे सिस्टम को विकसित करना जो मनुष्य की तरह सोचे, समझे और सीखे, मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक पुरस्कृत करे, बुद्धियुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने वाले सिस्टम बनाना। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपका यहाँ पे इसमें क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, बुद्धिमत्ता व्यवहार प्रदर्शित करने वाला सिस्टम। क्योंकि AI कितना भी एडवांस हो जाए वो ऑटोनॉमस नहीं हो सकता, ह्यूमन बीइंग की तरह वेल प्रिपेयर नहीं हो सकता। ये आपका ह्यूमन बीइंग्स की तरह थिंकिंग नहीं कर सकता। AI उतना ही कार्य कर सकता है जितना ह्यूमन बीइंग उसके अंदर अपडेट करेगा। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 4। SMPS का फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई या फिर स्टोर मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे SMP की फुल फॉर्म पूछी गई है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 स्विच मोड पावर सप्लाई। भीम का पूर्ण रूप है भीम इंटरफेरेंस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम इंटरफेस फॉर मोबाइल, भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भीम की पूर्ण रूप क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर 2 और 3 4 में
जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है उसमें भारत इंटरफेस लिखा है। ऐसे ही आप कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी में आप जैसे आपने भारत देखा और टिक कर दिया, ये गलत हो जाएगा। अब भीम ऐप का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 4, भारत इंटरफेस फॉर मनी। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला शामिल है जिसे क्या कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप वर्ड का यूज़ कर रहे हैं और उसके अंतर्गत ग्राफिक्स को पहले से ही आपका सेव कर लिया जाता है और कट कॉपी पेस्ट इजीली करते जाते हैं। कैप्शन, क्लिप आर्ट, बुक मार्क या हाइपरलिंक, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा क्लिप आर्ट। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है, पास्कल, मशीन भाषा, सी या C++। तो यहाँ पे देखिए, ऐसी कंप्यूटर भाषा जो सिर्फ बाइनरी कोड में लिखी जाती है। बाइनरी कोड क्या होते हैं, आपके 0 और 1। तो सही आंसर होगा आपका 2, मशीन भाषा। हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, जॉन मैकार्टी, मार्क जकरबर्ग। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 3, जॉन मैकार्टी को फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जाना जाता है, जबकि चार्ल्स बेबेज को किस नाम से जाना जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह से आपके जो मार्क जकरबर्ग हैं वो फाउंडर हैं, किसके फाउंडर हैं आपके, तो ये फाउंडर हैं आपके फेसबुक के। फेसबुक को नाम चेंज कर दिया है, क्या हो गया, अब इसका नाम मेटा हो गया है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 3। निम्न में से कौन सा ब्राउज़र नहीं है, ओपेरा, विवाडी, गूगल ऐप्स या फिर मोजिला फायरफॉक्स। यहाँ पर आपसे ब्राउज़र के बारे में पूछा गया कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। गूगल ऐप्स आपका ब्राउज़र नहीं है, जबकि ओपेरा, विवाडी और मोजिला फायरफॉक्स क्या हैं, आपके ब्राउज़र हैं। निम्न में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 3, लेज़र प्रिंटर आपके इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है। कौन सा कथन कंप्यूटर के संदर्भ में सही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझना। यहाँ पे कौन सा कथन सही है पूछा गया है। कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर से बना है, कंप्यूटर केवल हार्डवेयर से बना है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कंप्यूटर आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से मिलकर बना है। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी, कनेक्टिविटी, सिस्टम या फिर एप्लीकेशन। तो जो एंड्रॉयड है आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति द्वारा सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया। देखिए ये करंट अफेयर से क्वेश्चन संबंधित है, और कहाँ से संबंधित है, 7 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जी के द्वारा एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया है। कहाँ पे किया गया है, गोरखपुर, लखनऊ, आगरा या मथुरा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1, गोरखपुर में एक सैनिक स्कूल का लोकार्पण किया गया है। किसके द्वारा, उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आप 2024 के फुल करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं जो कि स्पेशली उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हो, तो ऑलरेडी UPSSC BPO प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो उपराष्ट्रपति कौन है आपके, जगदीप धनखड़। जबकि जो आपका गोरखपुर में बनाया गया सैनिक स्कूल है वो कौन सा स्कूल है, आपका जो पूर्वांचल है उसका पहला सैनिक स्कूल है। क्या है, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1960 में आपका पहला सैनिक स्कूल बना था। ध्यान रखना, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके।
ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 1, गोरखपुर। जबकि 1960 में कहाँ बना था? लखनऊ में बना था। इसको भी आप याद रख लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशतांश कितना है? 68.8, 77.7, 78.8, 83.3। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पर आपकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 77.7% आपकी जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में क्या है? ग्रामीण है। जबकि जो रिमेनिंग रहेगी आपकी 22.3 वो क्या रहेगी? आपकी शहरी जनसंख्या। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या 2011-12 जो आपकी जनगणना है, उत्तर प्रदेश सेंसस 2011 का डेडिकेटेड वीडियो आपका परसों चैनल पे अवेलेबल होगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इजीली प्राप्त हो जाए। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता की दर कितनी है? 57.2%, 65.5%, 79.73% या 81.23%। क्वेश्चन को ध्यान से समझना। क्वेश्चन ईजिली जरूर होते हैं लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, लेकिन किसकी? ग्रामीण की। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 2। 65.5% आपकी ग्रामीण साक्षरता दर है। जबकि शहरी साक्षरता दर कितनी है यूपी की, वो भी लर्न कर लीजिए। शहरी आपकी जो साक्षरता दर है वो 75.14% है। कितनी है? शहरी लिटरेसी है, इसको भी आप लर्न कर लेना। शहरी साक्षरता दर। अब बात कर लेते हैं ऑल ओवर कितनी साक्षरता दर है यूपी की। तो ऑल ओवर जो साक्षरता दर है अपने उत्तर प्रदेश की वो है 67.72%। ये ऑल ओवर है, जिसमें से मेल और फीमेल की कितनी है ये भी पूछे जाते हैं आपसे। तो मेल की है आपकी 77.3%। फीमेल की कितनी है? तो फीमेल की है आपकी 57.2%। ये आपकी लिटरेसी ऑल ओवर है आपकी, जबकि ये मेल के लिए है और ये क्या है? फीमेल के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। याद रखिए जनगणना 2011 से संबंधित डेडिकेटेड वीडियो आपका परसों अवेलेबल होगा चैनल पर। आप उसे जाकर देख पाएंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही आंसर होगा 2। हाथरस हादसे की जांच हेतु न्यायिक जांच आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? महेश्वरी तिवारी, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव, राकेश कुमार या राजकुमार विश्वकर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हुआ था वो समझ लीजिए। एक हाथरस में आपके राम भोला करके एक क्या है? एक बाबा हैं जो सत्संग करते हैं। क्या करते हैं? आपके सत्संग करते थे, अभी भी कंटिन्यूस हैं। इनके यहाँ पर क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी। कहाँ पर? हाथरस में। भगदड़ मचने के कारण लगभग आपके 121 लोगों की जान चली गई थी, डेथ हो गई थी। इसकी इंक्वायरी के लिए कमेटी गठित की गई, न्यायिक कमेटी गठित की गई और उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया ये पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा 2, ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन आपका किस तरह से भी आ सकता है, ध्यान रखना। मैचिंग में आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सेपरेटली पूछा जा सकता है। भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 बिल्कुल ठीक है। राज्य ललित कला अकादमी 1962 बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 1963 बिल्कुल ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1980 क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया कौन सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा क्योंकि इसकी स्थापना 1975 में हुई है। ये 4 डेट आपको लर्न करनी ही ध्यान रखना। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री में कई बार पूछा गया है, मिनिमम 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वहाँ पर ये मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, मैचिंग के फॉर्म में पूछ लिया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2,
ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 4। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई है, ना कि 80 में। 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ के क्वेश्चन आने ही आने हैं, एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। तो आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि 1937 में उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 4, संयुक्त प्रांत के नाम से। 1937 से कब तक जाना गया? तो 1950 तक ये जाना गया, किस नाम से? संयुक्त प्रांत से। जबकि 24 अप्रैल 24 जनवरी है, क्या है? 24 जनवरी 1950 को क्या नाम हो गया था इसका? पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश नाम हो गया था। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिमी प्रांत कब तक जाना गया है, कब से जाना गया? तो ये 1836 से पहले इसका नाम क्या था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। जबकि आपका उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध नाम कब पड़ा था? तो ये पड़ा था आपके 1877 में। आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कब था? तो ये 1902 में। तो इस चीज़ को आप लर्न कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1937 में। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों इम्पोर्टेंट है समझ लीजिए एक बार इसको। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 28 जुलाई 1969, 14 जनवरी 1980, 30 जनवरी 1981 या फिर 2 मार्च 1982। तो ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे सही। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, लेकिन इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे 1979 है, क्या है? 1979 है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आंसर सही आंसर होगा 28 जुलाई 1969 को। कब से कब तक रहे थे ये प्रधानमंत्री भारत के? तो ये 14 जनवरी 1980 तक रहे थे। मात्र आपके 6 महीने तक रहे थे। इनके बारे में फैक्ट समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 2024 में इनको प्रदान किया गया है भारत रत्न। क्या प्रदान किया गया है? भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो भारत का होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा, आपके जो 23 दिसंबर को आपका क्या सेलिब्रेट किया जाता है? किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, वो इन्हीं के याद में किया जाता है किसान दिवस, यानी इनको किसान नेता के नाम से भी जानते हैं। 2 बार आपके क्या हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम रह चुके हैं ये। इनके ही बेटे चौधरी जयंत चौधरी ने प्राप्त किया था भारत रत्न। किनको? चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया है 2024 में भारत रत्न, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 28 जुलाई 1979 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे। एक पॉइंट और इनके बारे में आता है कि इन्होंने कभी लोकसभा नहीं जा पाए थे। क्या है? लोकसभा इन्होंने कभी अटेम्प्ट नहीं की थी, क्योंकि उससे पहले इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, एक तरफ आपके पर्सनैलिटी यानी व्यक्ति दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके उनके क्या दे रखे हैं? जन्म स्थान दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है? मोतीलाल नेहरू प्रयागराज, राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहाँपुर, मदन मोहन मालवीय प्रयागराज, भारतेंदु हरिश्चंद्र आगरा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म आगरा में ना होकर अब कहाँ हुआ है? वाराणसी में हुआ है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, इनका जन्म शाहजहाँपुर में जरूर हुआ है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर करके पूछा जाता है कि इनको फांसी कहाँ दी गई थी। तो इनको जो फांसी दी गई है वो गोरखपुर में दी गई थी। ये आप इम्पोर्टेंट है, इनको लर्न कर लेना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 4, भारतेंदु जी हरिश्चंद्र आगरा। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। फतेहपुर सीकरी, कालिंजर, देवा शरीफ या गढ़ मुक्तेश्वर। तो देखिए ध्यान से,
सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा देवा शरीफ में। 28 दिसंबर 2023 को स्वर्वमेध महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? अयोध्या, लखनऊ, वाराणसी या फिर मथुरा? देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि ये आपका करंट अफेयर्स 2 साल पहले का हो, लेकिन फैक्ट है तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। स्वर्वमेध वाराणसी मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा वाराणसी में। ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट क्यों है? इसका उद्घाटन किया था मोदी जी ने। ये दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र है। क्या है आपका? मेडिटेशन सेंटर है आपका, जो कि बना है आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा यहाँ पे 3 वाराणसी। ये कितना ऊंचा बना है वो भी समझ लीजिए। ये लगभग आपके 7 मंजिल बना है, जिसकी हाइट कितनी है? तो उसकी हाइट है आपकी 180 फीट की। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है आपका, जो बनाया गया वाराणसी में, मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया ध्यान केंद्र है। क्या है नाम? स्वर्वमेध महामंदिर। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1956, 1955, 1954 या 1953? तो जो अवध राज्य का विलय हुआ था आपके साम्राज्य में, किसमें? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 1956 में। ये किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था, ध्यान रखना। किसका शासन, यानी जो कुशासन का आरोप लगाकर इसको अपने अंतर्गत इन्होंने विलय कर लिया था। किसको? आपके अवध को। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, 1956। ऑप्शन सही आंसर होगा 1। ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा लखनऊ, आगरा कन्नौज, आगरा ग्रेटर नोएडा या फिर आगरा ग्वालियर? यहाँ पर कन्नौज है। तो यहाँ पर पूछा गया ताज एक्सप्रेसवे किन 2 शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन सही आंसर होगा आगरा और ग्रेटर नोएडा को। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? अक्सर करके क्वेश्चन में आपसे पूछ ली जाती है कि इसकी लेंथ कितनी है। 165 किलोमीटर है। कितना है ये? 165 किलोमीटर इसकी लेंथ है। किन को जोड़ता है? आगरा और ग्रेटर नोएडा को। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 3। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? देखिए यहाँ पर वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान की स्थापना के बारे में पूछा गया है। 1982, 1983, 1986 या 1987? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, 1983 में इसकी स्थापना की गई। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। ध्यान से समझना, रोजगार की दृष्टि से पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? सूती मिल, चमड़ा, हथकरघा या सीमेंट? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा हथकरघा। 10 अगस्त 1942 को बलिया में किसने अस्थायी सरकार का नेतृत्व किया था? महात्मा गांधी, चिंटू पांडे, प्रताप नारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? एक तो हिस्टोरिकल है। क्या है यहाँ पे? बलिया में अस्थायी सरकार का निर्माण किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, चिंटू पांडे ने। कब किया था? 10 अगस्त 1942 को। अब चिंटू पांडे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनकी एक स्मारक बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है? स्मारक बनाई जा रही है। ये मुख्यमंत्री सीएम जी ने क्या किया है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनाउंस किया है कि इनकी वहाँ पर एक प्रतिमा बनाई जाएगी, स्मारक बनाई जाएगी। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? आगरा में, प्रयागराज में, वाराणसी या फिर कानपुर में? तो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3, वाराणसी में। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला क्या है? यहाँ पर ध्यान से समझना। औरैया जिला प्रमुख रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? शुद्ध देसी घी, शहद, हींग या गुड़? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा यहाँ पे 1, शुद्ध देसी घी के लिए। ध्यान से समझना, जो 24 जनवरी
24 जनवरी 2018 में आपकी एक योजना स्टार्ट की थी योगी सरकार ने, ODOP योजना। यानी क्या है ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना स्टार्ट की थी, जिसके अंतर्गत देसी उत्पादों को विशेष पहचान देना था, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ सके, उनका इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बढ़ सके। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 शुद्ध देसी घी। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कब रखा गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे उत्तर प्रदेश बजट 25-26 के अंतर्गत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है 3.10%, 2.97%, 2.80%, 3.24%। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2.97%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 की स्पेशल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। आप UPSSC BPO प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ पर अवेलेबल वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पर डिटेल वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जितने भी आपके बजट यानी उत्तर प्रदेश का बजट और भारत का बजट दोनों ही वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर उसको डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर होगा वो 2.97%। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के अंतर्गत किस जिले में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, स्पेशली आपके बजट से। लखनऊ, आगरा, प्रयागराज या वाराणसी? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। आगरा में आपकी साइंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है। इसी प्रकार से लखनऊ में घोषणा की गई है AI सिटी बनाने की, ध्यान रखना। ऑप्शन सही आंसर होगा यहाँ पे 2। निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आने ही आने हैं। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, झांसी औद्योगिक केंद्र, मुरादाबाद पीतल उद्योग? तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, जबकि क्या है ये आपका पर्यटन केंद्र है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 3। यहाँ पे हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। जी आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर था, जो कि बेस्ड है आपके 27 अप्रैल 2025 को होने वाले एग्जाम पर। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। आपकी जो नेक्स्ट आपकी क्लासेस आने वाली हैं चैनल पर, वो आएंगी आपकी राज्य निर्वाचन आयोग की टॉपिक वाइज में। दूसरी जो वीडियो अवेलेबल होगी जनसंख्या गणना 2011 से संबंधित वीडियो अवेलेबल होगी। प्रैक्टिस सेट पेपर इसी तरह से क्रम में आते रहेंगे, जिससे कि आपकी एक रिवीजन हो सके। आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना आपका स्कोर बन रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। अगर आपका कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।